स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 36,92,232 के पार। अब तक 65,627 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 36,92,232 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,82,912 हैं, जिसमें से अभी तक 65,627 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 28,64,241 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,55,217 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,55,23,109 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 68,48,565 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,78,37,327 लोग ठीक हो चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की आयु में निधन। 7 दिन का राजकीय शोक झंडा झुकाया गया। जी हां, बीते कुछ समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। मुखर्जी ने सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह जारी एक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया था कि वह गहरे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वह कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण हो गया था। मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 से 2017 तक पद पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश दुखी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित थे। राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए लिखा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक वेदना व्यक्त करता हूं। हम सब की तरफ से भी उनके चरणों में भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सड़क हादसों में घायलों का अब मुफ्त में होगा इलाज। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक उठाएगी खर्च। जी हां, केंद्र सरकार सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों का मुफ्त इलाज करने की योजना बना रही है। इसके तहत दुर्घटना में घायल होने पर प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक का सरकार खर्च उठाएगी। इस मुफ्त इलाज की योजना को टोल टैक्स से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत हिट एंड रन का शिकार हुए या थर्ड पार्टी बीमा रहित वाहनों की चपेट में आने से घायल होने वाले लोगों का केसलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए इसके लिए अलग से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा। यह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। इसके लिए सरकार की ओर से हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है।
सुझाव और आपत्तियां मंगाई गई है। टोल टैक्स से कमाए 30,000 करोड़। सरकार को पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में देश भर के कुल 563 टोल प्लाजा पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स से 30,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार इस कमाई को अगले 5 साल में बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहती है। इस समय उत्तर प्रदेश में 66, महाराष्ट्र में 51, बिहार में 19, आंध्र प्रदेश में 42, कर्नाटक में 41, मध्य प्रदेश में 48 और गुजरात में 40 टोल प्लाजा कार्यरत हैं। दोस्त, इजराइल भारत को देगा अत्याधुनिक तकनीक, चीन को किया इनकार। जी हां, लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारत अपने आप को सैन्य मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार कर रहा है। इसी सिलसिले में वो इजराइल से एक खास तरह का सर्विलांस सिस्टम खरीदने जा रहा है। अवाक्स एयरक्राफ्ट के नाम से ये सिस्टम अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जो मीलों दूर से चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। ये वही सिस्टम है जिसे इजराइल ने चीन को देने से इनकार कर दिया था। जानिए क्या है इस सिस्टम की खासियत। इजराइल के अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम से लैस अवाक्स प्लेन है। ये असल में सर्विलांस सिस्टम है जो हवा से नीचे ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वैसे इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लड़ाई के दौरान C2BM यानी कमांड कंट्रोल और बैटल मैनेजमेंट में मदद करते हैं। इसके जरिए एयरक्राफ्ट से लेकर पनडुब्बी को भी सचेत किया जा सकता है कि आगे उनके लिए कहां क्या खतरा है और उसे कैसे बचा जा सकता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम डिफेंसिव यानी रक्षात्मक और ऑफेंसिव यानी आक्रामक दोनों ही तरीकों से काम करता है। आधुनिक अवाक्स सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से समस्या को पहचान लेता है। एक अवाक्स तकनीक वाला एयरक्राफ्ट अगर जमीन से 9,000 मीटर की ऊंचाई पर है तो ये लगभग 3,12,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है। ये एक लंबी चौड़ी रेंज है जो सीमा के आसपास से लेकर दूर दराज तक किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख सकती है। इस तरह का पहला सिस्टम साल 1930 में अमेरिका में बना था। इसके बाद से लगातार हर देश अपने लिए किसी न किसी तरह का अवाक्स तैयार करने की कोशिश करता आया है। इजराइल इसमें सबसे आगे खड़े देशों की श्रेणी में है। देश में कब तक काबू में आएगी कोरोना महामारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताई समय सीमा। जी हां, देश में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोरोना महामारी काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में संभवतः दिवाली तक हम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रण कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी और डॉक्टर CN मंजुनाथ जैसे विशेषज्ञ इस बात पर संभवतः सहमत होंगे कि कुछ वक्त बाद यह भी अतीत में आए अन्य वायरस की तरह सिर्फ स्थानीय समस्या बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन वायरस ने हमें खास सीख दी है। इसने हमें सिखाया है कि अब कुछ नया होगा जो सामान्य होगा और हम सभी को अपनी जीवन शैली को लेकर ज्यादा सावधान और सजग रहना होगा। 44 साल बाद इस बार जल्द आएगी ठंड, पूरे सितंबर होगी बारिश। जी हां, साल 2020 में इस बार बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे दुनिया भर के लोग कभी नहीं भूलेंगे। पहली तो कोरोना महामारी है जिसे लोग सालों साल याद रखेंगे। कोरोना ने भारत समेत दुनिया भर के देशों में तबाही मचाई है। वहीं इस साल मौसम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में 44 साल बाद इस बार ठंड भी जल्द दस्तक देगी। देश भर में अगस्त में ज्यादा बारिश, हवा की दिशा में परिवर्तन और समुद्र की सतह का पानी ठंडा होना संकेत है। भारत चीन के बीच फिर झड़प, पेंगोंग लेक के पास चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां, भारत और चीन के बीच फिर झड़प की खबर आई है। बीती रात पेंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया। खबर मिली है कि कल रात चीन की तरफ से की गई घुसपैठ की कोशिश में किसी भारतीय सैनिक की हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत चीन के बीच अभी फ्लैग मीटिंग चल रही है। अधिकृत रूप से इस बात की जानकारी भारत सरकार की तरफ से दी जा चुकी है।
राजस्थान में कोविड-19 के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त में इलाज। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की समुचित व्यवस्था की है। इसके बाद भी भविष्य में और बिस्तरों की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए जिला अधिकारी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोविड-19 के गंभीर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि संकट के इस समय में निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आईसीयू और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। उन्होंने कहा है कि निजी अस्पताल बिना लक्षण वाले मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों के साथ बातचीत कर अनुबंध करें ताकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध रह सके। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नहीं मिली हरी झंडी, 30 सितंबर तक जारी रहेगी रोक। जी हां, नागर विमानन महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। महानिदेशालय ने आज एक परिपत्र जारी कर पूर्व में इस संबंध में जारी आदेश की अवधि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। हालांकि सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष विमान की सेवा जारी रहेगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कार्गो विमानों और विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। दिसंबर से दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 45 मिनट की होने जा रही है, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ट्वीट कर बताया। जी हां, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर बारिश के मौसम में तो कुछ किलोमीटर का सफर घंटों में तय होता है। ऐसे में दिल्ली के आसपास के इलाकों तक पहुंचने में काफी वक्त बर्बाद हो जाता है। लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक ट्वीट लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अब दिल्ली से मेरठ तक का सफर 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बताया है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली से मेरठ तक रोजाना या लगातार सफर करने वालों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। 1 सितंबर से दिल्ली नोएडा के बीच आवाजाही में नहीं होगी पास की जरूरत। जी हां, विश्व भर में फैले महामारी कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लगभग 6 माह से लॉकडाउन में चल रहा था। देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली नोएडा के बीच आवाजाही पर से पाबंदी हटा दी है। जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार चौहान ने सोमवार को बताया कि रविवार रात को जारी हुए गाइडलाइंस में अंतर्राज्यीय यात्रा की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद अब 1 सितंबर से नोएडा दिल्ली का बॉर्डर खुल जाएगा और आने जाने वालों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के बाकी हिस्सों, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।